हेलो विद्यार्थियों, मैं क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रियल नंबर्स, है ना। अब रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर को अगर बहुत अच्छे से समझना है आपको तो मैथ में कुछ डेफिनेशंस है जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन में मैं क्या करता हूँ, वो सारे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, तब भी आपको आता कोई बात नहीं है, फिर भी एक बार देखिए। ठीक है, तो मैं वन बाय वन वो सारे डेफिनेशंस लिखता हूँ क्योंकि वो डेफिनेशंस इसको समझने के, रियल नंबर को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहला है आपका रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में ही कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो आप, जहां पे क्या होगा, p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन q क्या होना चाहिए, 0 मतलब कभी नहीं होना चाहिए। और सारा वैल्यू उसका पॉसिबल है q के लिए, लेकिन q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। इसलिए क्या होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल्स है, 3/8, 9/5, -6/3, 5/2, ये सारा का सारा क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाता है। अब वैसे एक एग्जांपल दे, जैसे 2 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं, तो 2 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 तो लिख सकते हैं ना। वैसे -5 है, -5 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लोग -5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही नहीं, अब ये तो चले एग्जाम्पल्स हैं, और इतना ही नहीं, और कौन कौन से नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर है ना, उस सबको भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, वन बाय वन। ये देखिए नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स, आप जानते हो ये कि काउंट क्या करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हो गया, ये सारा का सारा भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सबके नीचे 1 तो लिखा जा सकता है, जैसे 2 के नीचे हमने 1 लिखा, यहाँ पे भी तो सबके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो हमारा जो काउंटिंग नंबर है, हमारा जो नेचुरल नंबर है, वो भी क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया होल नंबर्स। तो यहां से देखिए, यहां से ये सारा का सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर किसे बोलेंगे, नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 इज नॉन एज होल नंबर। होल नंबर भी क्या है आपका, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा है। तो हमारा होल नंबर भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आ गया आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर भी जानते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में आता है, वो सारा का सारा क्या होता है, इवन नंबर हो गया। हमारा ये इवन नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर है। सेम इसके जैसे इसके नीचे भी 1 लगाया जा सकता है। और भी बहुत सारा डेफिनेशंस है, वन बाय वन में लिख रहा हूँ सबको। ये रहा नेक्स्ट नंबर क्या है, ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, सो ये सारा का सारा क्या आपका ऑड नंबर्स हो गया, ये सारा भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट आ गया आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होती है, ठीक है। तो इंटीजर्स ये ग्रुप है कौन कौन सा नंबर का, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, है ना। अ ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 इज नॉन एज इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पे मैं वो इंटीजर्स के एग्जांपल लिख देता हूं। ये देखो, ये इंटीजर्स के एग्जांपल्स है। यहां से लेके और यहां तक आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। 0 के उससे पहले सारा का सारा नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के बाद वाला सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 क्या है, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप मिला है ना, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 मिला के जो ग्रुप मिलता है, उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स भी 3 पार्ट्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये ग्रुप आपका नेगेटिव इंटीजर्स, ये ग्रुप आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 जो है नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो इंटीजर्स भी आपको समझ में आ ही गया। तो ये जितना भी अभी तक मैंने ये नंबर्स लिखा है, सारा का सारा क्या आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि सबके नीचे ये जितने भी नंबर है, सबके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं इसके जैसे, है ना। तो ये सारा का सारा किसके ग्रुप से बिलोंग्स करता है, ये रैशनल नंबर के ग्रुप से बिलोंग्स करता है, यानी कि सारा का सारा ये रैशनल नंबर ही है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आ गया आपका प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जानते हो आप लोग क्या होता है ना।
कि वैसे नेचुरल नंबर्स है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ 2 के टेबल में ही 2 मीन्स कहने का मतलब है एक तो 1 के टेबल में रहेगा वो नंबर या खुद के टेबल में वो नंबर रहता है, ठीक है, मीन्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। तो देखिए नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, आर नोन एज द प्राइम नंबर्स। अब वो कौन कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर्स है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये सारे वो नंबर्स है जो हमने यहां पे लिखा एग्जाम्पल्स, वो सारा का सारा क्या आपका प्राइम नंबर्स है। इसको प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तो ये जितने भी नंबर है 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 की बात करो आप, तो 3 के बारे में सोचो आप, 3 कौन कौन सा टेबल में आएगा आपका, 1 के टेबल में तो आता ही है, और किसी टेबल में आएगा वो खुद के टेबल में सिर्फ आ सकता है, 3 के टेबल में आएगा। जैसे आप चलो 13 की बात करते हैं हम लोग, तो 13 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में ही आता है, और किसी दूसरे टेबल में बिल्कुल नहीं आता है। वैसे आप 23 की बात करें तो 23 भी 1 के टेबल में आएगा और 23 के टेबल में आएगा और किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है। तो ये सारे के सारे क्या आपका प्राइम नंबर्स है, और ये सारा प्राइम नंबर्स किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, ये मतलब ये सारा का सारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे कुछ टफ नहीं है, आसानी से आप सब कुछ समझोगे, ठीक है। बस ध्यान से क्लास को सुनो, ध्यान से क्लास को सुनोगे, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है, तब भी सुनना है आपको, ठीक है। जैसे ये देखो आप, मैंने उसी को जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे 13 1 के टेबल में जाएगा, 13 के टेबल में, 19 भी 1 के टेबल में, खुद के टेबल में, 7 भी 1 के टेबल में और 7 के टेबल में। तो ये सारा का सारा क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये भी नेचुरल नंबर्स है ना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा। अभी प्राइम नंबर हमने देखा क्या, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। तो नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज द कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर क्या होगा, 1 के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में भी आएगा और किसी दूसरे नंबर के टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे यहां पे देखिए ये जो नंबर्स है 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये जितने भी नंबर्स है सबके क्या होता है, 2 से ज्यादा मतलब फैक्टर्स होता है। जैसे आप खुद सोचो ना, आप जैसे 15 कौन कौन सा टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में और खुद के टेबल में, यानी कि 15 के टेबल में आता है। तो इसको तो यहाँ पे हम लोग कितने 4 फैक्टर्स देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर भी हमारा क्या है कि ये सारा का सारा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर। तो कंपोजिट नंबर भी आपका रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल में देखिए, जैसे 8 जो है कौन कौन सा टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए 8 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। वैसे इस दोनों का भी लिख देता हूं, ये कौन कौन सा टेबल में आता है ये, ठीक है ना। तो 12 का भी और 15 का दोनों का लिख दिया, कौन कौन सा टेबल में। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग कि जितने भी ये नंबर्स है सबके मोर देन 2 फैक्टर्स है, सबके 2 से अधिक गुणनखंड मीन्स फैक्टर्स है, इसलिए सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स है। सारा रैशनल नंबर समझने के बाद क्या आ गया दूसरा ग्रुप, इरैशनल नंबर, है ना। तो इरैशनल नंबर क्या होगा, विच आर नॉट रैशनल, यानी कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट मीन्स एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ओके, इज नॉन एज इरैशनल नंबर। 9th क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर सब कुछ आपने पढ़ा है, तब भी यहाँ पे डेफिनेशंस आप याद रखिएगा। इसका मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, वो कौन कौन से नंबर्स हैं, है ना, वो कौन कौन सा ग्रुप है जो क्या है इरैशनल नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल में नीचे लिख देता हूं, देखिए ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, ये सारा का सारा किसका, इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं आता है, वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, इरैशनल होगा। पाई आपका इरैशनल है, अगर नंबर ऐसे रिप्रेजेंट है, इस नंबर को आप कभी भी p/q के फॉर्म में
नहीं ले जा सकते हो। तो इसलिए सारा का सारा नंबर क्या आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 की बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है वो नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा ये जो भी हमने लिखा है ये सारा का सारा क्या आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने रैशनल नंबर समझ लिया, आपने इरेशनल नंबर समझ लिया, रैशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर है वो भी आपने देख लिया, सारा ग्रुप आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब उसके मतलब ध्यान से सुनो, अब सब कुछ आपको समझ में आएगा पक्का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो चैप्टर का नाम था रियल नंबर। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रियल नंबर है क्या। ठीक है, मैं उसका डेफिनेशन लिख लेता हूं पहले। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए रियल नंबर पे। अब रियल नंबर देखिए कितना आसानी से आप समझ जाओगे। आपने समझ लिया रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब क्या करना है, जितने रैशनल नंबर था वो, जितना इरेशनल नंबर है वो, सबको मिला के एक फैमिली बना दो आप, एक ग्रुप बना लो आप। उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स बोलते हैं। बस हो गया रियल नंबर्स। एग्जाम्पल्स ऊपर ये सारा जो भी लिखा है, जितने भी नंबर्स के हमने एग्जाम्पल्स दिया, जिसका डेफिनेशन दिया, उसमें जो भी एग्जाम्पल है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया रियल नंबर्स आपको मतलब होता क्या है। इसलिए रियल नंबर को समझने से पहले मैंने पहले बताया था कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आप कर लोगे तो रियल नंबर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, इसको पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर इसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब थ्योरम है, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से मेरी क्लास को आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा स्कोर करोगे पक्का। ठीक है, इस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे देखिए 3 हमने कंपोजिट नंबर लिया है, 20, 420 एंड 18। ठीक है, ये सारे का सारा क्या है, ये कंपोजिट नंबर है ना। ये जो थ्योरम है कंपोजिट नंबर के बारे में ही है। ठीक है, इसलिए हमने क्या क्या यहाँ पे 3 नंबर्स लिया, 20, 420 और 18। अब इस सारे नंबर का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे, 9th में खूब भर भर के किया होगा आपने। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। ये देखिए 20 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है ना। जैसे 20 जो है 2 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, 10 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको क्या लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं 2 × 2 × 5। इसका प्राइम फैक्टर यहां पे लिख दिया 2 × 2 × 5। ऐसे में क्या करता हूं 420 और 18 का भी करके यहां पे लिख देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा है क्या ये देखिए सबका हमने जितने भी नंबर हमने यहां पे लिया था सबका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये सारा कंपोजिट नंबर है और इधर इसके प्राइम फैक्टर में चेक करिए आप, सारा का सारा क्या है, प्राइम नंबर है। इधर कंपोजिट नंबर है और ये सारा क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो यहां पे लॉजिक क्या दिखा, मतलब क्या समझ में आया कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ये देखिए इसकी जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हुआ ना, ये सारे प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब है 20 का जैसे 2 to 5 आया ना, ये जो फैक्टर है, ये जो प्राइम फैक्टर्स है, ये किसी दूसरे नंबर का नहीं आएगा। 20 के लिए यही प्राइम फैक्टर फिक्स है, 18 के लिए यही प्राइम फैक्टर फिक्स है और 420 के लिए यही प्राइम फैक्टर फिक्स है। ये किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं होगा, इसी को बोलते हैं यूनिक। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और जो क्या रहेगा हमेशा यूनिक होगा। जो अभी मैंने बोला उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा एक पर्टिकुलर नंबर के लिए। तो इसी को मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं इस थ्योरम को। तो देखो बच्चों ये स्टेटमेंट बना क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर्स मीन दिस
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया आपने, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये आपके बोर्ड में स्टेटमेंट लिखने को आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है HCF एंड LCM, मींस कैलकुलेशन ऑफ HCF एंड LCM। अब हम लोग सीखेंगे LCM कैसे कैलकुलेट करना है, HCF कैसे कैलकुलेट करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्किंग रूल है उसको मैं लिख देता हूं, फिर उसी को फॉलो करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो भी वर्किंग रूल है उसको वन बाय वन यहां पे लिख के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। में जो भी नंबर आपको गिवन है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर आप जानते हैं कैसे करना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हमने, जैसे 48 मान लेते हैं कि वो नंबर 48 दिया है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद, ये तो हुआ प्राइम फैक्टर करना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 48 के जितने भी फैक्टर्स है उसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप मींस स्टेप 2 में क्या करना, हमें राइट दीज प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, मैं 48 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। जो भी नंबर हमें दे रखा होगा, सबसे पहले उसका पहला स्टेप के अकॉर्डिंग पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ऐसे करके, फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टेप 2 में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे करके लिख लेना है। देखिए ना, इसमें क्या कहते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 आया आपका 4 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 4 लिखना है और इंटू 3। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये दोनों स्टेप आपको समझ में आ गया कि पहले क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उस नंबर को, दिए गए नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है ना। अब देखिए HCF कैसे कैलकुलेट होगा और LCM, पहले ये रूल्स लिख देता हूं और जब एक एग्जांपल करवाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले रूल को अभी समझिए, एग्जांपल करने से ये सारे रूल और भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको HCF के लिए क्या करना है, राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द लोएस्ट एक्सपोनेंट एंड मल्टीप्लाई। मतलब जो भी, चाहे वो 2 नंबर दे रखा हो या 3 नंबर दे रखा हो, उस दोनों में जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन या जितने भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन है उसके जो लोएस्ट डिग्री होगी, मतलब जिसका पावर कम होगा, वो नंबर लिखना है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब एक एग्जांपल करूंगा ना तो ये रूल आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये याद रखिए, हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो दोनों मतलब फैक्टर मतलब 2 या 3 नंबर जो भी हो उसके कॉमन फैक्टर्स के लोएस्ट एक्सपोनेंट वाले नंबर को लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको देखिए LCM के लिए क्या करना है, सेम इसी के जैसा करना है, लेकिन यहां पे हमने क्या लिया, लोएस्ट एक्सपोनेंट वाले नंबर यहां पे लेना है, राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। HCF के लिए लोएस्ट लेते हैं और LCM के लिए क्या लेंगे हम लोग, हाईएस्ट ओके एक्सपोनेंट वाले नंबर्स लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन भी होगा या तीनों में जो भी नंबर दे रखा होगा। एंड ऑल्सो मीन्स द रिमेनिंग नंबर, और उसके बाद क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर्स है वो भी लिखना है, एंड ऑल्सो द रिमेनिंग नंबर्स, एंड देन मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करना है, आपको सबको मल्टीप्लाई करने से LCM मिल जाएगा। तो LCM को एक बार फिर से सुनिए, राइट कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट एंड ऑल्सो द रिमेनिंग नंबर्स देन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है, ये रूल्स में अगर कंफ्यूजन है तो एक मैं एग्जांपल कर देता हूं, उससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि 1 बाय 1 ये 4 स्टेप्स क्या है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 ये HCF क्या है, LCM क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, सब ये सब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा जब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग एक फटाक से एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना, जैसे फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स 84 एंड 360
हम लोग क्या करेंगे, ये सारे रूल्स को यूज करके इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी गिवन नंबर्स है जैसे 84 और 360 है, उसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये देखो आप 84 और 360 का साइड में हमने क्या किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। जो पहला था डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, पहला काम हो गया। दूसरा क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, राइट दीज प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। 84 को भी इस फॉर्म में लिखना है, 360 को भी इस फॉर्म में लिखना है। तो वो क्या होगा, दूसरा रूल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसको उस फॉर्म में मैं लिख देता हूं। जैसे यहां पे देखिए 84 है, तो 84 देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। बाकी 3 और 7 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स से लिखेंगे। तो जैसे इसको लिखा उसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, 360 का भी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेता हूं। तो देखिए 360 का भी लिख लिया, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 एंड 5 1 टाइम लिखना है। तो ये दो काम हमारा हो गया, पहला फैक्टराइजेशन करना, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ देखिए, अब आपको एचसीएफ समझ में आएगा। राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द लोएस्ट एक्सपोनेंट। तो जैसे कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखिए ये 2 and 2 मिल रहा है ना, 3 and 3 मिल रहा है ना, तो इसमें सिर्फ कॉमन वाला ही लिखना है। और कॉमन वाला कौन सा लिखना है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, लोएस्ट एक्सपोनेंट। तो जैसे यहां पे 2 टू द पावर 2 है, यहां पे 2 टू द पावर 3 है, तो कौन सा है लोएस्ट, ये वाला हुआ ना, है ना। यहां पे 2 टू द पावर 2 है, तो एक्सपोनेंट कंपेयर करना है आपको कॉमन फैक्टर का। तो ये कम हुआ ना, 2 ये कम है, ये एक्सपोनेंट कम है, ये एक्सपोनेंट ज्यादा है, हमें किसे लिखना है, कम एक्सपोनेंट वाला नंबर को लिखना है जो दोनों में मिल रहा हो। यहां पे भी देखिए दोनों में 3 3 मिल रहा है, इसका यहां पे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला नंबर। तो यही दोनों नंबर हम लोग लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, एचसीएफ। हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ के लिए क्या करना है, राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द लोएस्ट एक्सपोनेंट, मतलब दोनों में जो मिलेगा जिसकी मतलब एक्सपोनेंट जिसका पावर कम होगा उस नंबर को लिखना है। तो इसलिए इस दोनों में से इसको लिखा गया, इस दोनों में से इसको लिखा गया, जिसका एक्सपोनेंट कम है उसको लिखना है। ये लिख लिया। अब इस दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द पावर 2 कितना होगा, अगर 2 टू द पावर 2 का मतलब हुआ इसको 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 into 3, 12 इसका आंसर आ गया। 12 आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या रूल है, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट, दोनों में जो मिलेगा उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले नंबर को लिखना है। तो इसमें इसको लिखा जाएगा एलसीएम के लिए, ये दोनों मिल रहा है, ये लिखा जाएगा एलसीएम के लिए। और क्या है, एंड ऑल्सो द रिमेनिंग नंबर्स, तो जो रिमेनिंग नंबर 7 और 5 ये दोनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद सबको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो यहां पे लिख लिया हाईएस्ट डिग्री वाले नंबर्स को और रिमेनिंग नंबर्स को भी हमने लिख लिया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द पावर 3 कितना देगा, इसी तरफ से 8, और यहां पे 3 टू द पावर 2 देगा 9, और 7 और 5 इस सब को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तब आप लोगों ने देख लिया सारे रूल्स, है ना। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप, पहले क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। उस प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। फिर एचसीएफ के लिए क्या करना है, दोनों में जो मैच होगा जो नंबर, उसमें जो मतलब लोएस्ट एक्सपोनेंट है, जिसका डिग्री जिसका पावर क्या कम है, उस नंबर को लिखना है। जैसे इस दोनों में ये आएगा, इस दोनों में ये आएगा। इसमें जो रिमेनिंग नंबर्स नहीं लिखना पड़ता है, ओनली कॉमन एंड लोएस्ट डिग्री वाले मतलब नंबर को लिखना है। फिर उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखना है। जैसे इस दोनों में ये आएगा, इस दोनों में 3 टू द पावर 2, और एलसीएम के लिए रिमेनिंग नंबर्स भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जो रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग चलिए अब, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम मिलेगा। तो इसी मेथड से हम लोग ऐसे ही एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब ये जो रूल जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये ओनली फॉर टू नंबर्स,
सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही है। जैसे दो नंबर्स हैं, उस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। फिर ए बी एलसीएम और एचसीएफ, ये चार है ना, ए आ गया, बी आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ, इस चारों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको रिलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि ए जो है ना 120 है, बी है 84, कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप, ए बी कोई सा भी इंटीजर्स लेके कर सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं ए हमारा कितना 120 है, बी कितना है 84 है। तो ए और बी ये दो नंबर हमने लिया। अब क्या करते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो पहले कर लेता हूं मैं। ये देखिए दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। इस दोनों नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। जैसे 120 का कितना 2 to the power 3 आएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, फिर आएगा 3, फिर 5, वैसे लिख लिया। इधर 84 का कितना 2 to the power 2 into 3 into 7 है ना, ये लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो दोनों में कॉमन नंबर्स एंड लोएस्ट डिग्री टर्म है ना, वही लिखना है। जैसे यहां पे कॉमन ये है, लोएस्ट डिग्री ये है, इस दोनों का पावर सेम है तो कोई सा भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे हमने लोएस्ट डिग्री टर्म वाले को लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करके एचसीएफ हमारा कितना आ गया 12। अब ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है हमें, कॉमन एंड हाईएस्ट डिग्री टर्म एंड रिमेनिंग नंबर्स आल्सो, ठीक है, जो हमारा रूल्स है, ठीक है। तो उसको भी लिख लेता हूं। यहां पे आ गया कॉमन एंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। ये तो चलिए जो कॉमन है दोनों का डिग्री सेम है तो एक बार लिख लीजिए। अब बाकी के रिमेनिंग नंबर भी हमें एलसीएम के लिए लिखना पड़ता है। तो सारे नंबर्स लिख लिया हमने। अब 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा ना, है ना, और बाकी सारा नंबर लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 840। तो आपको एचसीएफ पता चल गया, आपको एलसीएम पता चल गया। अब इस दोनों में मतलब इस चारों में कनेक्शन ढूंढते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। फिर एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। तो देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आ गया 10,080। इस दोनों का प्रोडक्ट हमने कर लिया। अब क्या करता हूं, एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहां पे देखो आप लोग कि जैसे एलसीएम आ गया 840, एचसीएफ आ गया 12, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ को यहां पे मल्टीप्लाई करने से भी आंसर कितना आया है 10,080। ये एलसीएम आपका ये है, एचसीएफ आपका ये, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने से कितना 10,080 आ रहा है। तो हमने क्या कनेक्शन ढूंढ लिया कि दो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये कनेक्शन बन गया इस दोनों के बीच में, मतलब इस चारों के बीच में एक रिलेशन आ गया। यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप खुद देख रहे हो दोनों का रिजल्ट क्या सेम है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है इक्वल है। तो उसी रिलेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये देखो ये कनेक्शन आ गया, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। और ये जो रिलेशन है, ये जो कनेक्शन है, ये चार में जो रिलेशन है ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। जब भी इसको यूज करोगे तो ओनली 2 नंबर्स के लिए। तो यहां पे देख ले आपने 4 मतलब कनेक्शन हो गया 1 2 3 4। इस 4 में से कोई 3 वो दे रखा होगा, चौथा आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर नंबर ए दे दिया, बी दे दिया, उसका एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ कैलकुलेट करिए। तो इसी इक्वेशन में क्या करना है, इसी रिलेशन में आपको ये तीनों वैल्यू डालिए, इसके लिए सॉल्व करिए। अगर मान लेते हैं एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया और ए दिया है तो बी कैलकुलेट करने को देगा। फिर कर सकता है अगर ये तीनों दिया, बी दिया,
एलसीएम है, एचसीएफ है, तो ए कैलकुलेट करने को देगा, है ना। तो इसी रिलेशन में कोई भी 3 दे रखा होगा उसमें वैल्यू डालिए और जो अननोन है जो आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, दिस रिलेशन वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। तो चलिए इस क्लास में आज के लिए इतना ही, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, एचसीएफ एलसीएम निकालने पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।